हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। हेमेटोलॉजी के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस दैट रिजल्ट इन ब्लीडिंग इन ह्यूमंस। विटामिन के डेफिशिएंसी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाना, एंड हेमोफीलिया विच इज़ एन एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स, लेकिन फीमेल्स में भी होता है। जानेंगे हम इस सेशन की डिटेल्स में। सो हीमोस्टैसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। लेक्चर नंबर 9 है और पहले के 8 लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दैट कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन ह्यूमंस? नंबर 1 इज लिवर डिजीजेस, number 2 vitamin K deficiency, then thrombocytopenia and hemophilia. Liver, the लार्जेस्ट मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, और हम जानते हैं कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो लिवर में बनते हैं। सो विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑलमोस्ट ऑल द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर फॉर्म्ड बाय लिवर. So any disease which has affected liver, whether it is hepatitis, viral hepatitis, or drug induced hepatitis, or any other kind of hepatitis, or the cirrhosis of the liver, that is the formation of the fibrous tissue in the liver, and even the acute yellow atrophy, that is degeneration of liver caused by toxins, infections, or other agents, it can sometimes depress the clotting system to such an extent that bleeding becomes inevitable. So that means liver is very important organ which is playing a very major role in blood clotting. विटामिन के का अगर हम जिक्र करें तो अपने पिछले सेशन में भी हमने विटामिन के का रोल जाना था. विटामिन के, which is anti-hemorrhagic vitamin, it is essential factor for a liver carboxylase that adds carboxyl group to glutamic acid residues. Glutamic acid is an amino acid. So vitamin K is essential for a liver carboxylase that is adding carboxyl groups to glutamic acid residues on 5 important clotting factors: prothrombin, factor 7, factor 9, factor 10, and protein C. Upon adding the carboxyl group to glutamic acid residues on the immature clotting factors, vitamin K is oxidized and it becomes inactive. So जब विटामिन के अपना ये रोल परफॉर्म कर रहा है तो उस समय विटामिन के जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट बिकम्स इनएक्टिव. ये बात अपने पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताई थी. तो फिर एक और एंजाइम होता है दैट इज विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स 1, VKORC1, that will reduce vitamin K back to its active form. So the reduced form is active and the oxidized form is inactive. तो अगर विटामिन के नहीं होगा, in the absence of vitamin K, subsequent insufficiency of these coagulation factors जिनका हमने जिक्र करा, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी, इनकी इनसफिशिएंसी होने के कारण ब्लड में दैट विल रिजल्ट इन सीरियस ब्लीडिंग tendencies. So we have understood that what is the role of vitamin K. It is essential for a particular enzyme in the liver that is adding carboxyl groups to the glutamic acid residues in certain important clotting factors, and when vitamin K is performing its role, then it is getting oxidized, so it has to be reduced back to its active form by a particular enzyme. Vitamin K is continuously synthesized by your bacteria. हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, ई कोलाई, तो वो हमारी विटामिन के की जो ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं. जनरली हम जो रेगुलर डाइट लेते हैं उसमें विटामिन के इतनी मात्रा में नहीं होता है, बट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज़ वेरी रेयर इन ह्यूमंस. वो किन केसेस में हो सकती है भाई? अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार डालती हैं एंड दैट कैन रिजल्ट इन ब्लीडिंग. सो विटामिन के डेफिशिएंसी seldom occurs in healthy persons as a result of
absence of vitamin K from diet, except in neonates before they are going to establish their intestinal bacterial flora. न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं उनमें समय लगेगा इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फ्लोरा जो है उसे एस्टेब्लिश होने में, तो वहां पे ये चीज हो सकती है. इन पर्सन्स विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, अगर कोई जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, डिजीज है, then vitamin K deficiency often occurs. Why? As a result of poor absorption of fats. Vitamin K is fat soluble, है ना. और फैट्स के लिए हम जानते हैं फैट्स के इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. बाइल इज कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद जो है फिर फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं. तो फैट एब्जॉर्ब होने के साथ साथ विटामिन के एब्जॉर्ब होगा. अगर फैट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली किसी वजह से, तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, राइट. So I'll repeat, in persons with GI tract diseases, vitamin K deficiency often occurs as a result of poor absorption of fats from the GI tract because vitamin K is fat soluble and ordinarily absorbed into blood along with fats. Now, जैसा कि मैंने कहा कि बाइल जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगर किसी कारण से लिवर प्रॉपरली बाइल नहीं बना पा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट कॉजेज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी इज फेलियर ऑफ लिवर टू सिक्रीट बाइल, which can occur either as a result of obstruction of the bile ducts or as a result of the liver disease. लिवर से जो बाइल बन रहा है वो बाइल डक्ट सिस्टम के थ्रू गॉल ब्लैडर में आता है. गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स द बाइल जूस. लैक ऑफ बाइल is going to prevent adequate fat digestion and absorption. Fats का emulsification होना जरूरी है. Fats are insoluble in water. Now to make the water insoluble fats soluble into water, emulsification is required. जिसके लिए बाइल जूस के बाइल सॉल्ट्स, सोडियम टोरोकोलेट्स एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट आर इन्वॉल्व. तो अगर there is lack of bile, that is going to prevent adequate fat digestion and absorption, and therefore this is going to depress vitamin K absorption as well. So liver का कोई भी disease often causes decreased production of prothrombin, right? And some other clotting factors because of poor vitamin K absorption. अब विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7 इन सब का क्या रोल है वो भी हमने पीछे देखा. आगे बढ़ते हैं. विटामिन के फिर ऐसे केसेस में इट इज इंजेक्टेड इनटू सर्जिकल पेशेंट्स. अगर पेशेंट की सर्जरी होनी है, विटामिन के डेफिशिएंट है उसमें और लिवर डिजीज है और सर्जरी जरूरी है, सो विटामिन के विल बी इंजेक्टेड इन सच केसेस when the person is having liver disease या obstructed bile duct है, and you have to do that before the surgical procedure is performed. So if vitamin K is given to a deficient patient 4 to 8 hours before operation and liver parenchymal cells are at least 1/2 normal in function, then sufficient clotting factors will be produced to prevent excessive bleeding during the surgery. So फिर हम विटामिन के जो है इंजेक्ट करते हैं ऐसे केसेस में. ठीक है जी. तो हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस व्हिच कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन ह्यूमंस. वन वाज लिवर डिजीज एंड सेकंड वी हैव अंडरस्टूड विटामिन के डेफिशिएंसी. नेक्स्ट कंडीशन इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का कम हो जाना. Thrombocytopenia means presence of very low numbers of platelets in the circulating blood, and platelets are playing very important role in blood clotting. Platelets का काउंट अगर बहुत कम हो जाता है, डेंगू फीवर में भी ऐसे होता है ना, तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाने से जो प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा. प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, platelet adhesion, platelet activation, platelet release reaction, and then platelet adherence. ये सब चीजें नहीं हो पाएगा, platelet aggregation नहीं हो पाएगा. So people who are having thrombocytopenia
naturally they'll have a tendency to bleed. प्लेटलेट्स का रोल क्लॉट के रिट्रैक्शन में भी है, क्लॉट बनने के बाद रिट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, as do hemophilics. Except that bleeding is usually from many small venules or capillaries. Thrombocytopenia के केस में जब प्लेटलेट काउंट कम है, bleeding is usually from many small venules or the capillaries rather than from larger vessels as in case of hemophilia. हीमोफीलिया के केस में लार्जर वेसल्स में ब्लीडिंग है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होने लगेगा, मसल्स में होगा, दैट विल डिस्कस इन हीमोफीलिया. सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है या हीमोफीलिया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, इस बात को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. स्मॉल पंक्टेट हेमोरेजेस मींस टाइनी स्पॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आएंगे थ्रूआउट द बॉडी, राइट. स्किन ऑफ सच अ पर्सन जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, द स्किन विल डिस्प्ले छोटे छोटे स्मॉल पर्पलिश ब्लॉचेस गिविंग द डिजीज द नेम thrombocytopenic purpura. Platelets are especially important for repair of minute breaks in capillaries and other small vessels. छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो अगर बढ़ा या ब्लड प्रेशर बढ़ा तो छोटे छोटे पंक्चर्स, रप्चर्स होते रहते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स अपने आप रिपेयर कर लेती हैं. लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम है तो नेचुरली वो रिपेयर मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा. ऑर्डिनरली ब्लीडिंग विल नॉट अकर, तब तक नहीं होगा until the number of platelets in the blood has fallen below 50,000 rather than the normal 1,50,000 to 3 lakhs. That's the normal count. So if the level has dropped to 10,000, then it can be lethal, right? So that was about thrombocytopenia. कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है, many people with the thrombocytopenia, they have the disease which we call as idiopathic thrombocytopenia, which means thrombocytopenia of unknown cause, कि हम वजह नहीं जान पाते हैं कि क्या कारण है, उसकी कोई वजह ही नहीं है कि प्लेटलेट लेवल इतना कम क्यों है. idiopathic thrombocytopenia. So in most of these people, it has been discovered that for unknown reasons कुछ antibodies बन गई हैं. Specific antibodies have been formed and they are reacting against the platelets and they are destroying the platelets. That is idiopathic thrombocytopenia or the thrombocytopenia of unknown cause. Now, relief from bleeding for 1 to 4 days can often be effected in a patient with thrombocytopenia by giving what? If you give the patient fresh whole blood transfusion that contains large number of platelets, even अगर उसमें हम spleen हटा देते हैं, splenectomy is often helpful. Why? Splenectomy is often helpful, sometimes affecting almost complete cure, because reason, spleen normally removes large number of platelets from the body. So if you have taken the spleen out, so in such cases, that is idiopathic thrombocytopenia, we can help the patient, right? We are discussing the various reasons which can be responsible for the bleeding tendency in humans: liver diseases, vitamin K deficiency, thrombocytopenia, and next is hemophilia. Now, what is hemophilia? Hemo is referring to blood and philia means loving. That means there's a tendency to bleed. So it is a genetic bleeding disorder in which blood doesn't clot normally. It's not that blood is not going to clot. Depending upon the severity of the hemophilia, it depends that blood कितना समय लगा रहा है क्लॉट होने में, कि माइल्ड है ब्लीडिंग, मॉडरेट है या सीवियर है. ये निर्भर करेगा कि जो भी कोई क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है या नॉर्मल है या एब्सेंट है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. सो genetic bleeding disorder in which blood doesn't clot normally due to, what is the reason?
ईदर ड्यू टू डेफिशिएंसी और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स। हीमोफीलिया कई तरह का है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है, एबनॉर्मल है या एब्सेंट है, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 है या 11 है। सो होता क्या है जी, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, रॉयल डिजीज भी कहते हैं हेमोफीलिया को। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। सो होता क्या है कि हेमोफिलिक पेशेंट में इवन माइनर इंजरी कैन लीड टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड सीवियर केसेस में देयर कैन बी स्पॉन्टेनियस इंटरनल ब्लीडिंग, अपने आप बिना इंजरी के भी हो सकता है, स्पेशली इनटू जॉइंट्स, दैट इज हेम आर्थ्रोसिस एंड इवन मसल्स, हेमेटोमा फॉर्मेशंस हो सकते हैं हीमोफीलिया में। वी नो that blood clotting जो है it is, or the blood coagulation is a cascade process which is involving blood vessels, platelets and clotting factors. Clotting factor 1, 2, 3, so many clotting factors we have discussed जो कि blood clotting में, coagulation में involved है। hemophilic patients में platelets are normal, platelet count normal है, thrombocytopenia नहीं है वहां पे, but what is the problem? द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। सो द क्लॉटिंग कैस्केड इज इंटरप्टेड। व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया? देयर इज हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। I'll tell you about hemophilia D, hemophilia E, hemophilia G also. Obsolete terms हैं ये, right? Historical medical literature में मिल जाती हैं ये hemophilia D, E and G. Mainly ये हैं hemophilias. So A, B and C. A is due to deficiency of factor 8, that is anti-hemophilic globulin. Then the factor, this hemophilia B is due to deficiency of factor number 9. And C is due to deficiency of factor number 11, right? So the types of hemophilia: hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C, जिसमें clotting factor number 8, 9 and 11 involved हैं। Commonly इन तीनों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो 80% लोगों में हेमोफिलिक्स में इट इज हेमोफिलिया A, राइट। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी या एब्सेंस या एब्नॉर्मेलिटी के कारण। हेमोफिलिया B भी है कॉमन, लेकिन एज कंपेयर टू दिस इट इज लेस कॉमन और ये काफी रेयर है हेमोफिलिया सी। सो लेट्स सी हेमोफिलिया ए में द कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8, फ्रीक्वेंसी मोस्ट कॉमन 80 to even 85% केसेस। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा जीन इन्वॉल्व है? द जीन इन्वॉल्व इज F8 जीन। F8 stands for factor 8, the gene which is producing the clotting factor 8. Hemophilia B, the cause is deficiency of factor 9. It is comparatively less common and it is also X-linked recessive, और इसमें जो gene involved है that is F9 gene responsible for the production of the clotting factor number 9. अच्छा, क्रिसमस डिजीज आपने नाम सुना है? Hemophilia B, also known as Christmas disease. Why? The disorder was first reported in 1952 in a 5-year-old patient with the name Stephen Christmas. तो इसलिए Christmas disease भी कहा जाता है हेमोफीलिया B को। नेक्स्ट इज हेमोफीलिया C। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी, एब्सेंस या एब्नॉर्मेलिटी है? फैक्टर 11। दिस इज ऑटोसोमल, इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड। तो अगर ये ऑटोसोमल है तो इट मीन्स इट विल अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सिवियरिटी यूजुअली माइल्ड एंड ए काफी रेयर है। तो हेमोफीलिया ए और बी वो तो हमने देखे, हेमोफीलिया ए एंड बी दे आर एक्स लिंक्ड, राइट। तो इसीलिए मेल्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जबकि हेमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल है, तो मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है। नाउ दिस हेमोफीलिया सी, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्लासिकल हेमोफीलिया, जैसे हम ए और बी ले लेते हैं जनरली क्लासिकल हेमोफीलियाज में, in their genetics, in its severity and even in the clinical presentation. Hemophilia C जो है it is less severe,
it is not sex linked and often it goes underdiagnosed. ऑटोसोमल है, ठीक है, और माइल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ड्यू टू फैक्टर 11 डेफिशिएंसी एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसीजर रिलेटेड ब्लीडिंग. मतलब टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, कोई प्रोसीजर आपने सर्जिकल परफॉर्म करा है, तब हमें फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, रादर देन स्पॉन्टेनियस हेमोरेज जो हमें हीमोफीलिया ए के केस में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है. यह भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11. फैक्टर 11 जो है इट इज नॉट इसेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ क्लॉटिंग. इफ यू रिमेंबर, क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए फैक्टर 11 जरूरी नहीं है, एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है, बट इट इज फॉर सस्टेनिंग and amplifying the clotting process. That's why bleeding is mild and inconsistent. So that was about hemophilia C. Now the gene which is responsible for hemophilia C, the gene is called F11 gene located on chromosome number 4, right? 4q35 or 35. Since it's an autosomal, usually recessive, we say usually recessive disorder, so it affects both males and females equally. हमने usually recessive कहा, मतलब heterozygous condition में भी ये देखने को मिल सकता है. तो म्यूटेशन कहाँ हुई है इसमें? F11 जीन में हुई है, the gene responsible for synthesizing the clotting factor number 11. And heterozygotes may show mild bleeding. तभी मैंने कहा usually recessive. Now, because most symptomatic cases occur when both alleles of the F1 gene are defective. ज्यादातर symptomatic cases तब देखने को मिलेंगे जब दोनों alleles वो defective हैं, but some heterozygotes can also show bleeding. Heterozygous condition में भी देखने को मिल जाता है, that breaks the pure recessive pattern. तो ये बात कही गई है ना, जो usually recessive disorder है, तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको ये समझाया है. राइट? इज दिस पॉइंट क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं. हाउ इज दिस हेमोफीलिया सी डिफरेंट फ्रॉम हेमोफीलिया ए एंड बी? लेट्स सी. फीचर इधर लिखा हमने, डेफिशिएंट फैक्टर. ए और बी में क्या है? ए में फैक्टर 8, बी में फैक्टर 9 और हेमोफीलिया सी के केस में फैक्टर 11. इनहेरिटेंस अगर हम देखें ए एंड बी में इट इज एक्स लिंक्ड. इन केस ऑफ सी ऑटोसोमल, क्रोमोसोम नंबर 4. सिवियरिटी, दे आर ऑफन सीवियर एंड दिस इज यूजुअली माइल्ड. ए एंड बी आर कॉमन एंड दिस वन इज रेयर. स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यहाँ कॉमन है, वहां बहुत रेयर है. एंड हेमार्थ्रोसिस, दैट इज bleeding into the joints, common in A and B and rare in C. So these are the differences between hemophilia A, B and hemophilia C. Another term, as I told you, hemophilia D. It's an old, outdated term historically used for factor 12 Hagman deficiency. So hemophilia D एक old, outdated term है जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता था फैक्टर 12 या हैगमैन फैक्टर की डेफिशिएंसी के लिए. इट इज नॉट अ ट्रू हेमोफीलिया. व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू हेमोफीलिया? बिकॉज पेशेंट्स डू नॉट हैव अ ब्लीडिंग टेंडेंसी. पेशेंट्स डू नॉट हैव अ ब्लीडिंग टेंडेंसी. जो क्लासिकल हेमोफीलिया मैंने ए और बी कहा, दे कॉज क्लिनिकल ब्लीडिंग. इनमें क्लिनिकल ब्लीडिंग होती है एंड क्लॉट फॉर्मेशन इफेक्टेड है इन विवो कंडीशन में, इन विवो इनसाइड द बॉडी, राइट? लेकिन फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने हेमोफीलिया डी हिस्टोरिकली कहा, इट डज नॉट कॉज एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन रियल लाइफ, hence it does not meet the definition of hemophilia. We have already studied factor 12 is important for in vitro coagulation tests. It is not for the physiological hemostasis, right? So early researchers जो रहे, they classified intrinsic pathway factors. जो भी pathways
हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। उनमें इफ यू रिमेंबर इंट्रिंसिक पाथवे, देयर वर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच वर इन्वॉल्वड इन दैट। सो पहले के जो रिसर्च साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाई करा इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर डेफिशिएंसीज को एज हेमोफीलिया, कि कोई भी फैक्टर जो इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व है उसकी डेफिशिएंसी है तो कह दो कि हेमोफीलिया है। वी नो factor 12 deficiency, it showed abnormal clotting tests, so it was wrongly labeled hemophilia D. Later on हमें पता चला, later clinical observations proved that there is no bleeding, so the term was abandoned, right? यहाँ पे फिर से मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लिख दिया, कंपैरिजन विद ट्रू हेमोफीलियाज ए बी और सी के साथ हमने डी को जब कंपेयर करा है तो ब्लीडिंग ए बी सी, ए और बी दोनों में है, सी में माइल्ड है और डी में नहीं है, क्रॉस लगा है यहाँ पे। इनहेरिटेंस पैटर्न देखें, ए एक्स लिंक्ड, बी एक्स लिंक्ड, सी ऑटोसोमल, डी ऑटोसोमल, APTT prolonged, yes, 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 this will discuss in the coming classes. Clinical relevance high, C का clinical relevance moderate है, D का clinical relevance नहीं है। कुछ और टर्म्स भी हिस्टोरिकली इस्तेमाल होती थी, that was hemophilia E and hemophilia G. Well, only the hemophilia A factor 8, hemophilia B factor 9 and hemophilia C factor 11 are true hemophilias. The other so-called types like hemophilia D or hemophilia E are just historical misnomers, or they are rare clotting factor deficiencies. हेमोफीलिया ई जो है, पैराहीमोफीलिया, ऑरेंज डिजीज, अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव and due to factor 5 deficiency it causes bleeding, but factor 5 is part of the common pathway. Factor 7 deficiency, it is called hemophilia G, so E is related to factor 5, right, and G is related to factor 7. So factor 7 deficiency, sometimes called hemophilia G, it affects the extrinsic pathway of blood clotting. तो ये एक तरह से कह दीजिए कि historical misnomers हैं. Now the question is why only A, B and C are called hemophilia? इन्हीं को ही true hemophilia क्यों कहा है? देखते हैं जी reasons इस बात के. A disorder will be called as hemophilia when it involves intrinsic pathway factors, point number 1. It produces true bleeding tendency. It has a defined genetic pattern and it shows typical hemophilic bleeding, that is hemarthrosis, that is bleeding in the joints, जो कि spontaneous हो सकती है, and even in the muscles, hematoma formation. Only deficiency or abnormality of factor 8 or absence of factor 8 या 9 and 11, they satisfy all these points fully, right? इस पूरे सेशन के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, वहां टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, पिंड कमेंट में भी मिलेगा, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये सारे पीडीएफ नोट्स जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। नाउ हीमोफीलिया से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो इन डेप्थ डिटेल में हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, क्वीन विक्टोरिया से कैसे इस चीज की शुरुआत हुई, राइट? तो ये लीनिएज जो है फैमिली का, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कौन सा जीन कैसे इफेक्ट हो रहा है, और फीमेल्स के केस में कौन सी सिचुएशन में हीमोफीलिया हो सकता है, F8 जीन में किस किस तरह के म्यूटेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, मिससेंस म्यूटेशंस हैं, इन्वर्जन्स हैं, देन देयर कैन बी लॉस ऑफ वन और मोर exons in that particular gene. We'll be discussing about F9 gene also. तो जो कंप्लीट जेनेटिक्स है हीमोफीलिया के, ये हम अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके रखिएगा, आपको मैं
ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फादर हीमोफिलिक है और मदर कैरियर है तो अगली जनरेशन में क्या चांसेस रहते हैं कि अगर बेटा होता है या बेटी होती है तो वो हीमोफिलिक होंगे या नहीं होंगे, राइट? सो विद दैट वी एंड अप विद दिस सेशन। पूरे पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।